नोड्यूल्स बनाती हैं टेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। अब तक आप बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस समझ चुके हैं। पिछले सेशन में हमने ये जिक्र किया था कि बायोटेक्नोलॉजी का ये क्षेत्र एक क्रांति की तरह पूरे विश्व में फैला है। हमने ये समझा कि किस प्रकार से एग्रीकल्चर के क्षेत्र में बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हमने बेहतर वैरायटीज बनाई हैं क्रॉप्स की, जो कि न केवल ज्यादा उपज देती हैं, मोर प्रोड्यूस बनाती हैं, बल्कि पेस्ट रेजिस्टेंट भी है। बिकॉज पेस्टिसाइड्स एक बहुत बड़ी समस्या बन चुके थे हमारे लिए। हम अपनी फसलों को बचाना चाहते हैं अलग अलग तरह के इंसेक्ट से, पेस्ट से, कई तरह के कीटनाशक हम उनके ऊपर डालते हैं। एक लंबे समय के बाद ये कीटनाशक हमारे लिए ही समस्या बन गए। किस तरह से? बिकॉज वो केमिकल्स जो है, जो इंसेक्ट्स को मार रहे हैं, वो धीरे धीरे हमारी फूड चेन का हिस्सा बन रहे हैं। वो मिट्टी में भी समाते जाएंगे, वो फसलों के अंदर भी जाएंगे, और वो पानी और भोजन के जरिए हमारे शरीर में भी आएंगे। समय बीतने के साथ पेस्ट्स की रेजिस्टेंट वैरायटीज की संख्या बढ़ने लगी, है ना। मैंने मॉस्किटोस का एग्जांपल देके बताया था कि भाई बहुत साल पहले जब डीडीटी, जो कि इंसेक्टिसाइड है, वो स्प्रे किया जाता था मॉस्किटोस के ऊपर, मेजॉरिटी ऑफ द मॉस्किटो पॉपुलेशन मर जाते थे। लेकिन थोड़े बहुत तो बच जाएंगे, बिकॉज दे आर प्रोडक्ट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेरिएशंस हैं उनमें। तो समय बीतने के साथ साथ अब हमारे पास ज्यादा वैरायटी ऐसे मॉस्किटोस की हो गई जो कि डीडीटी के लिए रेजिस्टेंट है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि रेजिस्टेंट वैरायटी इंसेक्टिसाइड डालने से पैदा हो गई, भाई वो पहले से ही मौजूद थी। बदले हुए एनवायरमेंट में, बदले हुए माहौल में उस रेजिस्टेंट वैरायटी को बेहतर एनवायरमेंट दिया कि अब तुम फ्लरिश करो, तुम फीड और ब्रीड करो और अपनी जनसंख्या को बढ़ाओ। वैसा ही कुछ हुआ। ये पेस्टिसाइड्स जितने हम ज्यादा से ज्यादा स्प्रे कर रहे थे अपनी क्रॉप्स के ऊपर, तो फिर वैज्ञानिकों ने सोचा कि भाई क्यों ना कोई ऐसा तरीका निकाला जाए कि हम प्लांट्स को ही रेजिस्टेंट बना दें कि पेस्ट उनके ऊपर हमला ही ना करे, और अगर करें तो पेस्ट ही मर जाए उस प्लांट को खा के। राइट, याद है ना? यही सारी चीजें जिक्र करी थी पिछले सेशन में। बीटी कॉटन के बारे में आपको बताया था। आज मैं आपसे कुछ सवाल भी पूछूंगा बीटी कॉटन को लेकर के। राइट जी, चलिए, तो एक पॉजिटिव सोच, एक पॉजिटिव एनर्जी और एक ज़ील के साथ आज के सेशन का आगाज करते हैं, और ये सोच रख के चलेंगे कि आज भी हमने बहुत सारी चीजें सीखनी है। ठीक है जी, कागज कलम तैयार रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करते जाइएगा। फिर से कहता हूं, डेली प्रैक्टिस पेपर्स, पीपीपीज वेरी इंपॉर्टेंट, वो जरूर प्रैक्टिस करते रहना है। राइट जी, चलिए उठा लीजिए अपनी कलम यानी पेन और कागज के ऊपर लिखना शुरू करेंगे। हमने जिक्र करा था जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का, है ना, जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, जिनकी जीन कॉम्पोजिशन के साथ हम कुछ फेरबदल करते हैं और उनकी बेहतर वैरायटीज हम बनाते हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स, ऐसे पौधे जो पेस्ट के लिए रेजिस्टेंट है, जिसमें पिछले सेशन में जिक्र करा था बीटी कॉटन का, कॉटन कपास, है ना, वैसे बीटी स्टैंड्स फॉर बायोटेक्नोलॉजी। बताइए मुझे, बीटी कॉटन में बीटी शब्द से क्या मतलब है? क्या ये बीटी बायोटेक्नोलॉजी का शॉर्ट फॉर्म है? नहीं ना, राइट, नहीं, ये बायोटेक्नोलॉजी का शॉर्ट फॉर्म नहीं है। यस, यू गॉट इट राइट। बीटी स्टैंड्स फॉर बैसिलस thuringiensis, सॉइल में पाया जाने वाला वो बैक्टीरिया जो एक प्रोटीन बनाता है, जो कि बीटी टॉक्सिन है। जैसे कि कॉटन बॉलवर्म जब खा लेता है तो उसकी मिड गट में जाकर के वो बीटी टॉक्सिन एक्टिवेट हो जाता है और इंटेस्टाइन की लाइनिंग के सेल्स में पोर्स कर देता है और वो कीड़ा मर जाता है। पूरा प्रोसेस याद है आपको कॉटन प्लांट वाला? वेरी गुड। जैसे बीटी कॉटन है, ऐसे मैंने बीटी सोयाबीन, बीटी टमेटो, बीटी पोटैटो, ब्रिंजल, ये सब भी आपको बताए थे। ठीक है जी। दूसरा तरीका क्या होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बनाने का? सेकंड टाइप जो है, नोट कीजिए, आरएनए इंटरफेरेंस। आरएनए लिख के एक छोटा आई लगा दिया हमने आगे, दैट स्मॉल आई इज फॉर इंटरफेरेंस। आरएनए को आप जानते हैं भाई, राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइट। आरएनए इंटरफेरेंस बेस्ड पेस्ट रेजिस्टेंट, थोड़ा सा टेक्निकल है, राइट। आरएनए इंटरफेरेंस बेस्ड पेस्ट रेजिस्टेंस, ये टेक्निक थोड़ी सी टेक्निकल है। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको एकदम सिंपलीफाइड वे में समझाने की। बड़ी बेहतरीन और खूबसूरत स्लाइड्स हैं हमारे पास इसे समझने के लिए। सुनो मेरे राजा बेटा एंड माय रानी बेटियां, ऑल माय फ्यूचर डॉक्टर्स। ये एक वर्म दिख रहा है आपको, है ना? क्या टॉपिक जैसा दिख रहा है आपको? दिस इज अ नेमेटोड। क्या है ये? नीमाटोड बोल दीजिए, नेमेटोड बोल दीजिए। अब एनिमल किंगडम याद कीजिए, एनिमल किंगडम के अलग अलग फाइलम हमने पढ़े थे। पोरीफेरा, सिलेंटरेटा, जैसे निडेरिया भी कहते हैं, टिनोफोरा, प्लेटीहेलमिंथस। एक और फाइलम पढ़ा था एशहेलमिंथस, राइट। एशहेलमिंथस में ही नेमेटोड्स आते हैं, वर्म्स, राउंड वर्म्स। चलो, नेमेटोड्स को कॉमनली क्या कहते हैं? राउंड वर्म्स। छोटे छोटे भी होते हैं, बड़े बड़े भी होते हैं साइज के। राउंड वर्म्स में एस्कैरिस लुम्बिकॉइड्स हमने पढ़ा था, मोस्ट कॉमन इंटेस्टिनल पैरासाइट। राउंड वर्म्स को राउंड क्यों कहते हैं? जब आप उनका ट्रांसफर सेक्शन काटते हैं तो सेक्शन में वो राउंड या सिलिंड्रिकल नजर आते हैं, इसलिए हम उन्हें राउंड वर्म्स कहते हैं। स्यूडोसिलोम होता है इनमें, याद है? ये एक नेमेटोड है, ठीक है जी, ये एक वर्म है। ये किसको इन्फेक्ट करता है थोड़ा सा हम समझते पहले। ये है जी तंबाकू का पौधा, टोबैको प्लांट्स। ये बहुत नुकसान करता है टोबैको प्लांट का। ये उसकी जड़ों में घुस जाता है, उसकी रूट्स में घुसता है, ठीक है। इस मिलॉइडी गायने इनकॉग्निटा के इन्फेक्शन के कारण जो प्लांट है टोबैको प्लांट, उसकी जड़ों में ऐसे गांठें पड़ जाती हैं, ये नोड्यूल्स बन जाते हैं, है ना। दिख रहे हैं आपको ये रूट में ये नोड्यूल्स दिख रहे हैं? कैन यू सी दीस नोड्यूल्स, है ना? ये हाईलाइट भी करा मैंने यहाँ पे। अब इससे क्या होता है, जमीन से टोबैको प्लांट बेहतर तरीके से न्यूट्रिशन नहीं ले पाता है, प्लांट फिजियोलॉजी इफेक्ट हो जाती है और आप देख पा रहे हैं मुरझा जाएगी पौधे भी। सो ये बहुत बड़ा एक चिंता का विषय है कि मिलॉइडी गायने इनकॉग्निटा नाम का नेमेटोड टोबैको प्लांट की जड़ों को इन्फेक्ट करता है, नोड्यूल्स बना देता है वहां पे, जिसके कारण प्लांट की कंप्लीट फिजियोलॉजी प्रभावित होती है। और आप देख पा रहे हैं कि क्या असर हुआ है प्लांट पे, यील्ड कम हो गई। ओके, तो हमें कोई हल करना पड़ेगा कि टोबैको प्लांट को ये मिलॉइडी गायने इनकॉग्निटा इफेक्ट ना कर पाए, है ना। तो हमें इस नेमेटोड की कंप्लीट स्टडी करनी पड़ेगी, हमें समझना पड़ेगा इस नेमेटोड की खुद की फिजियोलॉजी को, ताकि कहीं ना कहीं हम कोई ऐसा पॉइंट ढूंढ पाए कि हम इस वर्म की एंट्री जो है जब अगर प्लांट में होती है उसके बाद कि वहां नुकसान ना पहुंचा पाए, कुछ ऐसा कर दे। तो सुन, वैज्ञानिकों ने इस वर्म को डिटेल में स्टडी करा और हमने देखा कि इस वर्म के लिए, इस मिलॉइडी गायने इनकॉग्निटा के लिए जिंदा रहने के लिए कुछ प्रोटीन्स आवश्यक है। इसके स्वयं के शरीर में, इसके सेल्स में कुछ प्रोटीन्स बन रहे हैं जो इसके जीवन के लिए आवश्यक है। वैज्ञानिकों ने दिमाग लगाया कि भाई प्रोटीन बनाने के लिए तो हम जानते हैं सिंपल प्रोसेस जो है हमारा, डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन, मैसेंजर आरएनए के बाद ट्रांसलेशन और प्रोटीन। याद है ना ये चीज? तो रिकॉल करते हैं जी, सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। डीएनए के रेप्लिकेशन से डीएनए बना है तो आप जानते हैं डीएनए स्ट्रैंड और बन जाता है। ट्रांसक्रिप्शन जब हुआ तो बना एमआरएनए यानी मैसेंजर आरएनए। ट्रांसलेशन जब हुआ तो बन गए प्रोटीन।
तो मेलॉडी गायने इनकॉग्निटा को प्रोटीन्स चाहिए जिंदा रहने के लिए और प्रोटीन्स बनाने में मैसेंजर आरएनए इन्वॉल्व है। देखो हमारी टेक्निक का नाम क्या था? आरएनए इंटरफेरेंस। तो यहीं पे साइंटिस्ट ने सोचा कि इस मैसेंजर आरएनए का ट्रांसलेशन अगर हम ना होने दें तो प्रोटीन्स नहीं बनेंगे, है ना? वो प्रोटीन्स नहीं बनेंगे तो कौन जिंदा ही नहीं रह सकता। ठीक है, बेसिक फंडामेंटल ये है। आरएनए इंटरफेरेंस कह रहे हैं ना, तो हमने आरएनए में रुकावट पैदा करनी है उसके ट्रांसलेशन में कहीं ना कहीं। आप देखिए यही चीज हमने इसमें अप्लाई की। चलो हम पढ़ रहे हैं आरएनए इंटरफेरेंस बेस्ड पेस्ट रेजिस्टेंस, जिसमें टोबैको प्लांट का हम जिक्र कर रहे हैं। तो साइंटिस्ट ने देखा भाई मैसेंजर आरएनए ऑफ द स्पेसिफिक प्रोटीन्स जो है उसमें मेलाडोगाइने इनकॉग्निटा में इन प्रोटीन्स को हमने स्टडी करा और मैसेंजर आरएनए आइसोलेट करा। ये हम कर सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी के जरिए, हमने मैसेंजर आरएनए आइसोलेट करा ना। मैसेंजर आरएनए से हमने एक कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बना लिया। आरएनए से डीएनए बन सकता है क्या? अभी तो हम कह रहे थे डीएनए से आरएनए बनता है। यस, बन सकता है। आरएनए से भी डीएनए बनता है और उस प्रक्रिया को कहते हैं बेटा जी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, सो कुछ खास प्रोटीन्स हैं जो मेलॉडी गायने इनकॉग्निटा नेमेटोड के जिंदा रहने के लिए आवश्यक है। उन प्रोटीन्स को बनाता है मैसेंजर आरएनए। हमने मैसेंजर आरएनए आइसोलेट करा उस वर्म का पर्टिकुलर जो प्रोटीन बनाने के लिए है, और मैसेंजर आरएनए के लिए कॉम्प्लीमेंट्री हमने एक डीएनए बना लिया। मैसेंजर आरएनए से सीडीएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रक्रिया। वेरी गुड जी। अब आपको कहेंगे कि डीएनए क्यों बनाया? भाई हम डील करने जा रहे हैं टोबैको प्लांट से। टोबैको प्लांट का सेल लेंगे, वहीं कुछ ना कुछ तोड़ मरोड़ करनी, तो यू कैरी ऑन। डीएनए जेनेटिक मटेरियल है उसका प्लांट का, तो डीएनए में कुछ इंकॉर्पोरेट करने के लिए डीएनए तो चाहिए होगा। डीएनए में इंकॉर्पोरेट कराना है तो डीएनए तो चाहिए होगा। समझ आई अपनी बात? डीएनए के अंदर आरएनए तो नहीं डालेंगे हम, इसलिए हमने पहले मेलॉडी गायने इनकॉग्निटा नेमेटोड के उन खास प्रोटीन्स को बनाने वाले मैसेंजर आरएनए के लिए लेबोरेटरी में कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बना लिया। क्लियर हुई इतनी बात? चलो जी अब आगे देखते हैं ना। एक बेसिक सी बात समझो पहले यहाँ पे। ये स्लाइड आपसे क्या कहना चाहिए बेटा जी? कलर अलग ले लेते हैं आपको समझाने के लिए। ये है जी हमारे डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स, राइट? इससे ट्रांसक्रिप्शन हुआ तो बनता है इमैच्योर आरएनए। हम ये बात जानते हैं यूकैरियोट्स के केस में जो प्रोसेसिंग होता है उस इमैच्योर आरएनए का, याद है? पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस, स्लाइसिंग, इंट्रॉन्स, एक्सॉन्स, लाइगेशन, कैपिंग, सब याद आ गया, है ना? सो इमैच्योर आरएनए का स्प्लाइसिंग होने पर मैच्योर मैसेंजर आरएनए बनता है। मैच्योर मैसेंजर आरएनए को साइटोप्लाज्म में भेजा जाता है। कहां से? न्यूक्लियस से। ये सब कुछ न्यूक्लियस में हो रहा है। न्यूक्लियस से मैच्योर मैसेंजर आरएनए साइटोप्लाज्म में ट्रांसपोर्ट हुआ, वहां पे ट्रांसलेशन हुआ, याद है? ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, सबका रोल पड़ा था हमने और बन गया खास तरह का प्रोटीन। ये एक बेसिक प्रक्रिया है जो आप जानते हैं ना। अब एक बात सुन ध्यान से, मैसेंजर आरएनए ट्रांसपोर्ट हमने कर दिया है, हमने क्या कर दिया? एक नेचुरल प्रोसेस है, वो साइटोप्लाज्म में आया। आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है। अगर ये आरएनए डबल स्ट्रैंडेड हुआ, अगर आरएनए डबल स्ट्रैंडेड हो गया तो ट्रांसलेशन प्रक्रिया नहीं हो पाएगी। डीएस डबल स्ट्रैंडेड आरएनए हो गया तो ट्रांसलेशन प्रक्रिया नहीं होगी भाई, प्रोटीन नहीं बन पाएंगे। ठीक है, अब हम यूकैरियोटिक सेल्स का एक डिफेंस मैकेनिज्म समझेंगे कि यूकैरियोटिक सेल्स में डबल स्ट्रैंडेड आरएनए अगर हो तो सेल क्या करता है उसमें। अब हमने क्या करें? कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए अभी हम इंकॉर्पोरेट करेंगे प्लांट सेल में और हम देखेंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए जो है वो सेंस स्ट्रैंड और एंटी सेंस स्ट्रैंड दोनों बना देगा, दोनों बन जाएंगे। जैसे कि डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन जाएगा। यहाँ पे ये दिखाया गया है कि जो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए आप देख पा रहे हैं ना, ट्रांसलेशन नहीं होता, लगाया हुआ है। समझ बस ये बात दिमाग में रखो, अभी डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वाली फिर आपको समझ आएगा। सुनो, आरएनए इंटरफेरेंस से मतलब क्या है हमारा? आरएनए में दखलंदाजी करना, इंटरफेयर करना। सो मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस इन यूकैरियोट्स। यूकैरियोटिक सेल्स के पास एक सेलुलर डिफेंस मैकेनिज्म होगा, राइट? यहाँ पे पर्टिकुलर जीन्स को साइलेंस कर दिया गया तो हम इसे जीन साइलेंसिंग भी कह देते हैं। राइट डाउन, देयर इज अ मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस इन यूकैरियोट्स, इट इज आल्सो नोन एज जीन साइलेंसिंग। चलो डिटेल्स में, गहराइयों में जाएंगे अब हम आरएनए इंटरफेरेंस की। आरएनए के आगे छोटा आई लगा दिया, आरएनए इंटरफेरेंस। व्हाट इज दिस आरएनए इंटरफेरेंस? RNA molecules causing sequence specific suppression. RNA molecules causing sequence specific suppression. Particular sequence को suppress करना है, express नहीं होने देना। ठीक है जी? So RNA molecules are causing sequence specific suppression of gene expression. कैसे? By formation of double stranded RNA. जिसमें कि double stranded RNA बन जाते हैं। थोड़ी टेक्निकल लग रही होगी आपको डेफिनेशन, बिल्कुल मत चिंता कीजिए, नोट कीजिए, एक बात समझ आएगी। राइट, RNA molecules causing sequence specific suppression of the gene expression. Gene expression कोई तो रोकेगा, नहीं होने देगा। कैसे? By formation of double stranded RNA. Let's understand this in detail. ठीक है जी? चलिए पूरी डिटेल में जानेंगे अब हम आरएनए इंटरफेरेंस बेस्ड पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट कैसे बनाया जाएगा। सुनो, थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि हमने देखा कि मेलॉडी गायने इनकॉग्निटा में खास तरह के प्रोटीन्स हैं जो जिंदा रहने के लिए चाहिए। वो प्रोटीन्स बना रहा है मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए को आइसोलेट करके वैज्ञानिकों ने उसके लिए कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए सीडीएनए बना लिया रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रक्रिया के जरिए। अब ये जो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए है सीडीएनए, है ना, ये सेंस मैसेंजर आरएनए बनाएगा, ये एंटी सेंस मैसेंजर आरएनए भी बनाएगा, दोनों बनेंगे। अब ये दोनों बेचारे जुड़ जाएंगे आपस में तो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना देंगे। हमने मुख्य सिद्धांत ही एक्सप्लॉइट करा है। ऐसा सीडीएनए बनाया जिसने 2 स्ट्रैंड्स आगे बना दिए हैं मैसेंजर आरएनए, सेंस एंटी सेंस, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो बन गया जी डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। ध्यान रखो इतनी बात, फिर आगे समझ आएगा कि इससे क्या, यानी ये कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए जो है इसे किसी तरह से टोबैको प्लांट के सेल्स के डीएनए के साथ जोड़ दो। इस कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए को टोबैको प्लांट का सेल, उसका न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में डीएनए वहां पे कहीं जोड़ दीजिए और वहां पे पड़ा हुआ ये सेंस एंड एंटी सेंस स्ट्रैंड्स बनाएगा, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है जी, इतना करवा के देखते क्या होगा। लेकिन इस कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए को टोबैको प्लांट के सेल्स में डालना कैसे? याद कीजिए, ये बैक्टीरिया याद है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूनिफेसियंस। कौन सा बैक्टीरिया? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूनिफेसियंस, TI प्लाज्मिड, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। याद है सबका? नाउ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूनिफेसियंस हम यूज करेंगे भाई, ये आज उसका प्लाज्मिड। सुनो, प्लाज्मिड जो है दे हैव द एबिलिटी टू इंटीग्रेट इनटू द प्लांट डीएनए। ये बात हम जानते हैं एग्रोबैक्टीरियम के बारे में। cDNA which is created from the worm is inserted into plasmid of agrobacterium tumefaciens। जो हमने कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए क्रिएट करा है वर्म के मैसेंजर आरएनए, जो हमने
कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए सीडीएनए क्रिएट करा है वर्म के मैसेंजर आरएनए से, उसको हम इनकॉर्पोरेट कर देंगे, इंसर्ट कर देंगे कहां पे, प्लाज्मिड में। किसका प्लाज्मिड? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियंस का। ठीक है जी। फिर इस बैक्टीरिया को हम यूज करेंगे एज अ वेक्टर टू ट्रांसपोर्ट। वेक्टर चाहिए होता है, डीएनए खुद तो नहीं चल के घुस जाएगा सेल के अंदर, वेक्टर में ले लिया एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियंस। ठीक है जी। प्लांट्स के अंदर डालते हैं, हम देखते हैं क्या होता है। ये है जी हमारा टोबैको प्लांट, जिसका ये अपना डीएनए है जो हमने मस्टर्ड से निकाल के प्लांट डीएनए। ये है जी हमारा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियंस, जिसके प्लाज्मिड के पास सी डीएनए। अब हम इन दोनों को किसी तरह से जोड़ने जा रहे हैं। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियंस का जो प्लाज्मिड है उसे एज अ वेक्टर यूज करके ना, ये वाला टुकड़ा काट के हमने यहाँ पे लगाना है। अब वो सब कैसे होता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे बनता है, ये बात आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर में, जो हमने बायोटेक्नोलॉजी का प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस पढ़ा था। उसमें ये सारी टेक्निक्स ही तो थी, है ना, जिसमें हमने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ा था, जिसमें हमने और भी कितनी सारी टेक्निक्स, पीसीआर सब समझा था। तो ये सब टेक्निक्स हम पढ़ चुके हैं। ठीक है जी। सो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियंस का सी डीएनए उसने इनकॉर्पोरेट कर दिया टोबैको प्लांट के डीएनए के। ये बन गया, देखा यहाँ पे इतना हिस्सा मस्टर्ड कलर का दिखाया है, मतलब ये प्लांट का डीएनए है, और बीच में ये मैंने सी डीएनए दिखा दिया, तो बन गया जी रिकॉम्बिनेंट प्लांट डीएनए। राइट, कौन से प्लांट का? टोबैको प्लांट का। इसका मतलब है हमें मिल गया एक जेनेटिकली मॉडिफाइड टोबैको प्लांट। टोबैको प्लांट के सेल्स के जेनेटिक्स को ही तो मॉडिफाई करा है, जीनोम को ही तो मॉडिफाई कर डाला हमने। सो जेनेटिकली मॉडिफाइड टोबैको प्लांट बन गया। चलो जी, अब क्या खास बात हो, ये जेनेटिकली मॉडिफाई आपने कर लिया, वर्म से इसका बचाव कैसे होगा, बात तो ये थी। तो वो कैसे होगा, देखो, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना है टोबैको प्लांट के पास, ऑब्वियसली उसमें ट्रांसक्रिप्शन होगा। बेसिक प्रक्रिया है सेल्स की, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन जब हुआ तो सेंस मैसेंजर आरएनए एंड एंटी सेंस मैसेंजर आरएनए बने। अब ये मैसेंजर आरएनए ट्रांसपोर्ट भी होते हैं न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म। ठीक है जी, आगे साइटोप्लाज्म में आकर के सेंस मैसेंजर आरएनए एंटी सेंस मैसेंजर आरएनए जुड़ गए, बन गया भाई बीएस आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए तो प्रोटीन नहीं बना पाता, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए तो प्रोटीन नहीं बना पाता, है ना। तो क्या होगा आप देखो ना, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए जो बन गया सेल में, सेल कहेगा भाई ये तो जरूरत ही नहीं मुझे, क्यों बना। इस डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को तोड़ देने के लिए खास तरह के डिग्रेडिंग प्रोटीन्स होते हैं सेल में। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को तोड़ देने के लिए डिग्रेडिंग प्रोटीन्स है, प्रोटीन एंजाइम्स है ना, डिग्रेडिंग प्रोटीन्स के टुकड़े काटते हैं, छोटे छोटे टुकड़े करके भाई किसके, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए के, क्योंकि चाहिए नहीं, टोबैको प्लांट के सेल के अंदर चाहिए नहीं, फालतू की चीज है, काट दो इसे, मार डालो इसे। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के टुकड़े कट गए, और ये रहे वो टुकड़े। उन टुकड़ों का नाम क्या है, उन छोटे टुकड़ों का नाम क्या है, siRNA, स्मॉल इंटरफेरेंस आरएनए। राइट, इस डबल स्ट्रैंडेड आरएनए के जो टुकड़े कटे हैं, मैं आपको एक बार दिखाता हूं जी, इधर देखिएगा वापस। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना, डीएसआरएनए। राइट, ये देखो आया एंजाइम, टुकड़े 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 काट दिए। ठीक है जी। अब इसका क्या फायदा है, टुकड़े कट गए, लेट्स अंडरस्टैंड इसका क्या फायदा है, आगे आते हैं। अब हम एक सिचुएशन लेते हैं कि टोबैको प्लांट को इन्फेक्ट करने वाला मेलॉडी गाइने इनकॉग्निटा छोटा सा नन्हा सा वर्म प्लांट को खाने के लिए आ रहा है, प्लांट से उसे न्यूट्रिशन चाहिए। आ जाइए भाई, वर्म की एंट्री दिखाते हैं। ये रहा हमारा टोबैको प्लांट सेल, और ये रहा वर्म। राइट, यहाँ से हम दिखा रहे हैं कि वर्म की एंट्री हो रही है, और हमारा जो सेल है टोबैको प्लांट सेल, उसके पास हमें दिख रहा है कि ये छोटे छोटे टुकड़े हैं कुछ, किस चीज के, अभी भी बताया था, siRNA, स्मॉल इंटरफेरेंस आरएनए। अब ये छोटे छोटे टुकड़े करेंगे क्या, ये बने कैसे, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को इस डिग्रेडिंग प्रोटीन्स ने तोड़ के ये छोटे छोटे टुकड़े बना करके रखे हुए हैं टोबैको प्लांट के हर सेल में। और वर्म कह रहा है भाई मैं आ रहा हूं तुम्हें खाने, और ये चीज क्या है, ये वर्म का अपना मैसेंजर आरएनए है जो पर्टिकुलर प्रोटीन्स बनाएगा, सेल के अंदर जिंदा रहने के लिए प्रोटीन्स चाहिए। चलिए जी, वर्म आप आइए जरा खाने के लिए हमारे सेल को। होगा क्या, ये जो स्मॉल इंटरफेरेंस आरएनए है हमारे छोटे छोटे टुकड़े जो है, ये चले गए वर्म के अंदर। कैन यू सी हियर, कैन यू सी दिस, वर्म ने अटैक करा तो ये हमारे जो छोटे टुकड़े थे siRNA, स्मॉल इंटरफेरेंस आरएनए, एंटर्स इनटू द वर्म। क्या नुकसान कर देंगे वर्म का, सुन, यहाँ पे जाके छोटे टुकड़े पहले अनजिप हो जाएंगे, अनजिप हो जाने के बाद ये वर्म के मैसेंजर आरएनए के साथ जुड़ जाएंगे। देखना इधर कैसे होता है। सी, जब ये वर्म के मैसेंजर आरएनए के साथ जुड़ गए तो प्रोटीन्स आर नॉट फॉर्म, वर्म के जिंदा रहने के लिए वो प्रोटीन्स नहीं बन पाएंगे, सो वर्म की मृत्यु हो जाएगी, वो मर जाएगा। बेसिक सिद्धांत हमने क्या लिया है, आरएनए का इंटरफेरेंस, कि वर्म का मैसेंजर आरएनए प्रोटीन ना बनाने पाए, प्रोटीन ना बनाने पाए तो वर्म के मैसेंजर आरएनए के स्पेसिफिक सीक्वेंसेस को एक्सप्रेस ही ना होने दो, उसके साथ एक और आरएनए लाके जोड़ दो, स्मॉल इंटरफेरेंस आरएनए। अब वो डबल स्ट्रैंडेड बन गया, प्रोटीन नहीं बना पाए, तो वो जोड़ने वाला टुकड़ा कहां से आया, उसी के लिए हमने टोबैको प्लांट को मॉडिफाई करा। इज इट क्लियर जी, आरएनए इंटरफेरेंस बेस्ड पेस्ट रेजिस्टेंस कैसे होती है प्लांट्स। आई होप दिस इज क्लियर जी। एक बात जो आपने नोट्स बनाए हैं ना, इन्हें फिर से रिवाइज कीजिएगा, तब आपको और अच्छे से चीजें याद रहेंगी। राइट, और मैं राजा बेटा नारी बेटियां, आई होप इट इज क्लियर टू यू। हम जिक्र कर रहे हैं किस प्रकार से बायोटेक्नोलॉजी एक रेवोल्यूशन लेकर के आई है, न केवल एग्रीकल्चर के क्षेत्र में बल्कि और भी बहुत सारे फील्ड्स में। एक बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड जो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज बायोटेक्नोलॉजी इन मेडिसिन। राइट, मेडिसिन के क्षेत्र में क्या क्रांति लेकर के आई है बायोटेक्नोलॉजी। जब सुनो, वैक्सीन आपने सुना, एडवर्ड जेनर की बात बताई, स्मॉल पॉक्स वाली वैक्सीन। एडवर्ड जेनर ने ये ऑब्जर्व करा था कि जिन लोगों को काउ पॉक्स हो जाता है उन्हें स्मॉल पॉक्स नहीं होता, मतलब एंट्री ऑफ अ वीक फॉर्म ऑफ पैथोजन इनटू योर बॉडी प्रोटेक्ट्स योर बॉडी अगेंस्ट अ स्ट्रांग फॉर्म ऑफ पैथोजन। राइट, तो इसी सिद्धांत को एक्सप्लॉइट करते हुए उन्होंने स्मॉल पॉक्स के लिए वैक्सीन बनाई थी। एक छोटे बच्चे के शरीर में पहले काउ पॉक्स का पैथोजन डाला था जेम्स फिर, जो उनके मालिक ही बेटा था, और कुछ दिनों बाद बच्चे को काउ पॉक्स हो गया, फिर बच्चा ठीक हो गया, फिर उसके शरीर में स्मॉल पॉक्स का पैथोजन डाला लेकिन उसे स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ, तो वहां से वैक्सीन की शुरुआत। फिर लुइस पास्चर ने बहुत सारा काम किया वैक्सीन पे, एंड ही डेवलप्ड वैक्सीन फॉर चिकन कॉलरा, एंथ्रेक्स, रेबीज। सो वैक्सीन क्या होती है, बेसिकली वीक और डेड फॉर्म ऑफ द पैथोजन जो कि डिजीज ना कर पाए। अब तो हमारे पास और हाईली एडवांस्ड वैक्सीन भी बन गई हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए वैक्सीन, कई तरह की वैक्सीन है। ठीक है जी। सो वैक्सीन्स कंटेन पार्ट और द होल ऑर्गेनिज्म, वीक हो डेड हो, दैट इज वीकन्ड और डेड और इनएक्टिव, जब वो शरीर में जाता है इट विल ट्रिगर द इम्यून रिस्पांस। वीक फॉर्म ऑफ पैथोजन आया तो मेरा इम्यून सिस्टम उसके खिलाफ ट्रिगर हो जाएगा और इम्यूनिटी आ जाएगी मुझमें। वो वीक फॉर्म मुझमें बीमारी नहीं कर पाएगी, हल्की फुल्की बीमारी करेगी, मृत्यु नहीं होगी उससे, लेकिन उस वीक फॉर्म में या डेड फॉर्म ऑफ द पैथोजन ने इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करके और तैयार करवा दी एंटीबॉडीज और बाकी डिफेंस मैकेनिज्म्स की। जब स्ट्रांग फॉर्म ऑफ पैथोजन आएगा तो पहले से वो आर्मी तैयार हो उसे लड़ने के लिए। ठीक है जी। सो वैक्सीन्स कंटेन पार्ट और द होल ऑर्गेनिज्म व्हिच इज वीक और इनएक्टिव और डेड और एटेन्यूएटेड। इट विल नॉट कॉज द डिजीज, एक्चुअल डिजीज, बट इट विल स्टिमुलेट योर इम्यून सिस्टम, ताकि वो तैयार हो जाए कि भविष्य में कभी स्ट्रांग फॉर्म ऑफ पैथोजन आए तो पहले से तैयार।
बचपन में हमें कई तरह की वैक्सीन लगते हैं, कुछ नाम बता सकते हैं आप? डीपीटी वैक्सीन, बीसीजी। डीपीटी कैसे होता है? डिप्थीरिया, पर्टूसिस, टेटनस, बीसीजी बैसिलस, कालमेट, यूरिन। देन आपने ओपीवी सुना होगा, ओरल पोलियो वैक्सीन, राइट? बहुत सारी तरह की वैक्सीन हैं और इनका हम जिक्र करेंगे आगे जब हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पढ़ेंगे। हेपेटाइटिस बी के लिए वैक्सीन है, राइट? कोविशील्ड, कोवैक्सीन। आगे हम ये पढ़ रहे हैं कि बायोटेक्नोलॉजी ने किस प्रकार से मेडिसिन के क्षेत्र में क्रांति लाई है। एंटीबायोटिक्स, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का नाम हम कभी नहीं भूल सकते जब एंटीबायोटिक्स का जिक्र आता है। पेनिसिलिन याद है? एंटीबायोटिक। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग बैक्टीरियल कल्चर पे काम कर रहे थे और एक दिन उन्होंने देखा कि उनकी कुछ पेट्री डिशेस में बैक्टीरियल कल्चर्स जो है वो खराब हो गई, फफूंद, एक मोड़, ये फंगस ग्रो कर गई है। तो उन्होंने कहा चलो इसे ऑब्जर्व करके देखते हैं माइक्रोस्कोप के नीचे, जब देखा तो बैक्टीरिया मर गए। तो उन्हें आइडिया लग गया कि इस फंगस से कोई चीज ऐसी बन रही है जो बैक्टीरिया को मार डालती है, राइट? इस फंगस से कोई ऐसी चीज बन रही है जो बैक्टीरिया को मार डालती है। मतलब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए कोई चीज बना रहा है, दैट इज एंटीबायोटिक। तो पेनिसिलिन की जब ये खोज हुई, सेरेंडिपिटी, डिस्कवरी बाय चांस, तो पूरा एक मतलब कहते हैं ना पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी में हलचल मच गई थी इस बात में, राइट? सो एंटीबायोटिक्स जो है मेडिकेशंस दैट कैन किल बैक्टीरिया, टेट्रासाइक्लिन, एम्पिसिलिन, कितनी सारी एंटीबायोटिक्स का जिक्र हम कर चुके हैं। सुनिए ऑफ कोर्स जो एक मेन चीज अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज, दैट इज अबाउट इंसुलिन। अब इंसुलिन का जिक्र आता है तो डायबिटीज का जिक्र तो आएगा ही। डायबिटीज शब्द का मतलब क्या होता है? सुनो, डायबिटीज शब्द का मतलब है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। डायबिटीज मींस मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। आप कहेंगे सर हमने दो तरह के डायबिटीज सुने हुए हैं। यस, यू नो अबाउट डायबिटीज मेलिटस एंड डायबिटीज इंसिपिडस। चले राइट हियर, वी हैव हर्ड अबाउट डायबिटीज इंसिपिडस। इंसिपिडस वर्ड का मतलब होता है टेस्टलेस। अब आप कहेंगे भैया पे टेस्टलेस वर्ड क्यों आ गया? बिकॉज द यूरिन ऑफ द पेशेंट डज नॉट कंटेन ग्लूकोज। यूरिन चेक करते हैं, ग्लाइकोस यूरिया अगर है यूरिन में ग्लूकोज प्रेजेंट है तो डायबिटीज मेलिटस है। सो डायबिटीज इंसिपिडस में देयर इज नो ग्लूकोज इन यूरिन। और ये कौन से हार्मोन की डेफिशिएंसी या हाइपोसिक्रीशन से है? याद है हमने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड एलिमिनेशन क्लास 11 में पढ़ा था, एडीएच की कमी, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी रिलीज कर रही है, बनाता तो हाइपोथैलेमस है। सो एडीएच जिसे वेसोप्रेसिन भी कहते हैं, ये नेफ्रॉन के अलग-अलग सेगमेंट्स करके पानी का रिएब्सॉर्प्शन कराता है। अगर एडीएच की कमी हो, हाइपोसिक्रीशन हो, तो पेशेंट प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट ऑफ डाइल्यूट यूरिन, फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन इंक्रीजेस, बट द यूरिन डज नॉट कंटेन ग्लूकोज। पेशेंट ड्रिंक्स लॉट ऑफ वाटर, पॉलीडिप्सिया, एक्सेसिव थर्स्ट, ड्रिंकर्स डिजीज भी कहते हैं। तो ये तो डायबिटीज इंसिपिडस की अलग चीज है, हम यहां पे इसका जिक्र नहीं कर रहे। हम किसी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं बेटा जी डायबिटीज मेलिटस, जिसमें मेलिटस मींस स्वीट, मीठा। दिस रेफर्स टू स्वीट। व्हाई? बिकॉज़ यूरिन contains sugar. The urine of the patient has sugar. ठीक है जी? ये डायबिटीज मेलिटस जो ये फर्दर टाइप्स, टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज, ठीक है जी? सो हम जिक्र कर रहे थे डायबिटीज मेलिटस का। मेलिटस रेफर्स टू स्वीट और हनी, मीठा, शहद, बिकॉज़ द यूरिन कंटेन्स शुगर। अब कहेंगे कि भाई यूरिन में शुगर है तो टेस्ट वाली बात कहां से आई? सुनिए मेरी बात। अब तो हमारे पास सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स हैं यूरिन में शुगर को चेक करने के। बहुत समय पहले क्या होता था कि जो सीनियर साइंटिस्ट थे, डॉक्टर्स थे, वो जूनियर्स को पेशेंट का यूरिन सैंपल देते थे चेक करने के लिए, किसे टेस्ट करके आपको बताना होगा इसमें शुगर है या नहीं है, राइट? आपको हिस्ट्री पढ़िएगा इस चीज की। तो इसीलिए हमें पता चला कि शुगर प्रेजेंट है, मीठा है, तो ये डायबिटीज मेलिटस वाला सैंपल है, नहीं है तो डायबिटीज इंसिपिडस वाला सैंपल है या नॉर्मल सैंपल। नाउ डायबिटीज मेलिटस में ब्लड शुगर लेवल ज्यादा, मतलब देयर इज हाइपरग्लाइसीमिया, ब्लड ग्लूकोज लेवल रिमेन्स इंक्रीज्ड। देन व्हाट इज द प्रॉब्लम? ज्यादा ग्लूकोज मींस ज्यादा एनर्जी, बट द प्रॉब्लम इज कि अगर वो ग्लूकोज शरीर के सेल्स में नहीं एंटर कर पा रहा तो फिर फायदा क्या? व्हेन द सेल्स आर नॉट एबल टू यूटिलाइज ग्लूकोज, तो ब्लड में ग्लूकोज लेवल हाई रहेगा, ब्लड की ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन डिस्टर्ब होगी, ब्लड वॉल्यूम, ब्लड प्रेशर सारी चीजें डिस्टर्ब हो जाएंगी, ठीक है? तो इसीलिए एलिवेटेड ग्लूकोज लेवल नुकसानदायक बात होती है। आप जानते हैं कौन सा हार्मोन मदद करता है सेल्स में ग्लूकोज लेने के लिए? इंसुलिन, प्रोटीनेशियस हार्मोन इंसुलिन, इट हेल्प्स the cells to uptake glucose, ठीक है? डायबिटीज पेशेंट्स में समस्या क्या है भाई? टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस एंड टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस, दो तरह का डायबिटीज है, जुवेनाइल डायबिटीज, मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज। टाइप 1 में क्या है कि जो इंसुलिन हार्मोन बनाने वाले सेल्स हैं, कौन बनाता है जी इंसुलिन? याद कीजिए, हमारे शरीर में सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड है पैनक्रियास। पैनक्रियास एक हेक्टोक्राइन ग्लैंड है और पैनक्रियास के पास होते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। याद है? पैनक्रियास का एंडोक्राइन पार्ट है, इसके पास अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, डेल्टा सेल्स, बी सेल्स, अलग-अलग तरह के सेल्स हैं। हम जिक्र कर रहे हैं यहाँ पे पैनक्रियास के बीटा सेल्स का। सो बीटा सेल्स ऑफ द पैनक्रियास प्रोड्यूस अ प्रोटीनेशियस हार्मोन कॉल्ड इंसुलिन, वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन व्हिच रेगुलेट्स ब्लड ग्लूकोज लेवल, ठीक है जी? टाइप 1 डायबिटीज में पैनक्रियास कैन नॉट प्रोड्यूस इनफ इंसुलिन। क्यों? कुछ कमी आ गई बीटा सेल्स, कुछ गड़बड़ है एट द लेवल ऑफ बीटा सेल्स। बीटा सेल्स डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, बीटा सेल्स की मेटाबॉलिक मशीनरी खराब हो चुकी है, वो इंसुलिन नहीं बना पा रहे, मतलब इंसुलिन में कमी है। टाइप 2 में क्या होता है कि भाई इंसुलिन की कमी तो नहीं है, पर सेल्स के पास या तो इंसुलिन के लिए रिसेप्टर्स नहीं है, या बहुत कम रिसेप्टर्स है, या नॉन रिस्पॉन्सिव रिसेप्टर्स है। रिसेप्टर्स कम है, रिसेप्टर्स है ही नहीं, रिसेप्टर्स रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। दैट इज टाइप 2। इसमें इंसुलिन का दोष नहीं है, सेल्स का दोष, ठीक है? टाइप 1 डायबिटीज में पैनक्रियास कैन नॉट प्रोड्यूस इनफ इंसुलिन। चलिए जी, इंसुलिन नहीं बन रहा, शरीर ग्लूकोज इस्तेमाल नहीं कर रहा, ब्लड का ग्लूकोज लेवल ज्यादा है, ग्लूकोज यूरिन में पास आउट होता जा रहा है। पेशेंट को एनर्जी कहां से मिलेगी अगर ग्लूकोज नहीं घुस रहा सेल्स में? शरीर के सेल्स फैट्स और प्रोटीन्स को तोड़ना शुरू कर देंगे। जब फैट्स टूटेंगे तो कीटोन्स बनेंगे, कीटोन्स डिस्टर्ब कर देंगे पूरा मेटाबॉलिज्म शरीर का। पेशेंट के ब्रेथ में भी कीटोन्स की स्मेल होगी। कीटोन्स पता है? एसीटोन, एसिटोएसिटिक एसिड, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड, कीटोन्स होते हैं, ठीक है जी? तो हमें इलाज कैसे करना पड़ेगा? या तो हमें ऐसी दवाइयां देनी पड़ेंगी, मेटफॉर्मिन आपने सुना होगा, या और तरह की ड्रग्स हैं जो पैनक्रियास को स्टिमुलेट करती हैं कि भाई बनाओ बनाओ और इंसुलिन बनाओ। लेकिन जब ये दवाइयां भी कारगर साबित नहीं होंगी तो पेशेंट को बाहर से इंसुलिन इंजेक्शंस लेने पड़ेंगे, ठीक है? सुन गौर से, अब आगे बिल्कुल इंटरेस्टिंग बात है, आपको फील आ रहा होगा कि जैसे वाकई हम भाई अभी एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं, डॉक्टर बनने जा रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही फील लेंगे हम आपको। हाउ डू वी ट्रीट अ टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट? कैसे? सिंपल है, आप कहेंगे सर उसे इंसुलिन का इंजेक्शन दे दीजिए। भाई इंसुलिन कहीं से बनानी भी तो पड़ेगी, इंसुलिन का सोर्स भी तो चाहिए, कहां से आएगा इंसुलिन? एक्सटर्नल इंसुलिन दो तरह का हो सकता है, बेस्ड ऑन ओरिजिन, ठीक है जी? बेस्ड ऑन ओरिजिन की इंसुलिन कहां से आया है आपके पास? इंसुलिन दो तरह का हो सकता है, किसी जानवर के शरीर से आया एनिमल इंसुलिन, या माइक्रोबियल इंसुलिन, कहीं बैक्टीरिया से आपने बनाया किसी तरह का, दो तरह का इंसुलिन, ठीक है जी? एनिमल इंसुलिन क्या है? अलग अलग जानवरों के शरीर से इंसुलिन ले लीजिए भाई,
कैटल, पिग्स, शीप, अलग अलग जानवर हैं जहां से आप इंसुलिन ले सकते हो। भाई आपने एक्सट्रैक्ट कर लिया इंसुलिन, वो इम्प्योर होगा इंसुलिन, है ना, उसके साथ और प्रोटीन्स और कई तरह की कंटामिनेशन हो सकती है, तो आपने उसे प्यूरिफाई कर लिया और आपके पास आ गया प्योर इंसुलिन। लेकिन इसके कई नुकसान हैं, कई डिसएडवांटेजेस हैं। क्या डिसएडवांटेजेस? गौर से सुनिए। इट कैन कॉज सीवियर एलर्जिक रिएक्शंस इन सम पेशेंट्स। एलर्जी क्या? शरीर का एक हाइपर सेंसिटिव रिस्पांस है टू अ पर्टिकुलर एलर्जन। कोई चीज शरीर में आई, हमारा शरीर बाहर की कोई चीज टॉलरेट नहीं करेगा, हमारे इम्यून सिस्टम को पता चल जाएगा, तो इम्यून सिस्टम उसके खिलाफ लड़ेगा, एलर्जी रिएक्शन। तो जब आप इंसुलिन बाहर से दे रहे हैं, ये इतना इजी नहीं है। आपकी इंसुलिन की कितनी भी कोशिश करो प्योरिटी बनाने की, जो एनिमल इंसुलिन है, कुछ ना कुछ कंटामिनेशन होगा जो प्रभावित करेगा इंसान को और एलर्जी होगी। और दूसरा डिसएडवांटेज कि ऐसे आप अलग अलग जानवरों को मार के या उनके पैंक्रियास के बीटा सेल्स आइसोलेट करके इतने कमर्शियल स्केल पे लार्ज अमाउंट में इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर सकते, संभव नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो हमें करना पड़ेगा अपनी बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, माइक्रोबियल इंसुलिन प्रोडक्शन यूजिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। माइक्रोबियल इंसुलिन प्रोडक्शन यूजिंग आरडीएनए टेक्नोलॉजी। चलिए अब ऐसे समझते हैं। अच्छा, ये भी इतना आसान नहीं होने वाला है, इसमें भी कई मुश्किलें आएंगी। सुन, आप जानते हैं कि भाई बेसिक तरीका होगा कि एक रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बनाओ, इंसुलिन वाला जीन डालो, ये तो हम जानते हैं। सबसे पहले आइसोलेशन करा जीन का, इंसर्शन कर दिया जीन ऑफ इंटरेस्ट का प्लाज्मिड में, वेक्टर तैयार हो गया, एम्प्लीफिकेशन प्रोसेस, पीसीआर, एवरीथिंग यू आर फैमिलियर विद, वो हमने प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस में पढ़ा। तो हमने ई कोलाई बैक्टीरिया में डाल दिया वो अपना रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, नॉन फंक्शनल इंसुलिन प्रोटीन, बन तो गया इंसुलिन, पर प्रॉब्लम वो इंसुलिन फंक्शनल ही नहीं। क्यों नहीं है फंक्शनल? वैज्ञानिक हैरान हो गए इस चीज से। हमने देखा कि भाई कोई तो गड़बड़ हो रही है कहीं पे, कि जो इंसुलिन बन तो गया पर वो काम क्यों नहीं कर रहा। इंसुलिन के स्ट्रक्चर को समझना होगा, राइट? कहीं ऐसा तो नहीं है कि जब ह्यूमन बॉडी में इंसुलिन बनाते हैं पैंक्रियास के बीटा सेल्स, तो उसका कोई मॉडिफिकेशन होता हो इसी तरह का सेल के अंदर ही, कुछ इनएक्टिव इंसुलिन को एक्टिव करने का तरीका हो सेल के पास, ठीक है जी। सो द क्वेश्चन इज व्हाई डिड दैट इंसुलिन फेल टू प्रोड्यूस द एक्चुअल रिस्पांस, राइट? फंक्शनल इंसुलिन क्यों नहीं बना? देखते हैं जी। हम एक बात समझते हैं, ये रहा हमारा इंसुलिन बनाने वाला जीन। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ने ये सारी कहानी हमारे सामने रख दी है कि कैसे कहां पे लोकेटेड है इंसुलिन वाला जीन। ना ये जो इंसुलिन जीन है बेटा, ये जब एक्सप्रेस होता है तो ए चेन, बी चेन एंड एक पेप्टाइड और बनता है, दोनों के बीच में सी पेप्टाइड। इंसुलिन प्रोटीन ही तो है, अमीनो एसिड से बना हुआ, तो समझ लो अमीनो एसिड की चेन दिखाई आपको, ए चेन, बी चेन एंड सी पेप्टाइड। दिस इज कॉल्ड प्रो इंसुलिन। व्हाट इज दिस कॉल्ड? प्रो इंसुलिन। ये काम नहीं करेगा, कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा इसका। क्या मॉडिफिकेशन है? देखो जी, ए चेन बीच में सी पेप्टाइड दिख रहा है और बी चेन दिख रही है, भैया काटना पड़ेगा सी पेप्टाइड। कर रहे हैं, देखा आपने? एक बार वापस जाके देखिए, देखते हैं इधर देखिए, ए चेन, बी चेन एंड सी पेप्टाइड, सीजर दिखे, इन्होंने सी पेप्टाइड को काटा, सी पेप्टाइड को काट लिया तो ए चेन और बी चेन अलग हो गए, भैया इनको जोड़ना पड़ेगा आपस में। ये देखिए ए चेन और बी चेन आपस में किससे जुड़ते हैं? डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। कौन से बॉन्ड्स? डाइसल्फाइड बॉन्ड्स हैं। किन-किन लोकेशंस पे हैं बॉन्ड्स, ये आप बेशक याद रखिए। तो बना बेटा जी हमारे पास फंक्शनल इंसुलिन। प्रो इंसुलिन से फंक्शनल इंसुलिन, यूकैरियोटिक सेल्स, यानी अगर हम ह्यूमंस की बात करें पैंक्रियास के बीटा सेल्स कैसे बनाते हैं, वो ये मैकेनिज्म है कि जो इंसुलिन जीन जब एक्सप्रेस हुआ, ए चेन सी पेप्टाइड एंड बी चेन थे, सी पेप्टाइड को काट के ए और बी चेन आपस में जुड़ते हैं, ये मॉडिफिकेशन प्रोसेस होता है, तब जाकर के फंक्शनल इंसुलिन बन पाता है। ये है जी समस्या, राइट? सो जब हम इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहे हैं यूजिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जो हमने अभी समझा था कि रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड ई कोलाई वाला जो है वो प्रो इंसुलिन बना रहा है, और ये प्रो इंसुलिन ऐसे ही अपने आप इंसुलिन नहीं बन पाएगा, कुछ और जुगत लगानी होगी। हाउ कैन वी प्रोड्यूस फंक्शनल इंसुलिन यूजिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी? हम कैसे बना पाए? बिल्कुल जी, बताते हैं आपको। देखो जी, बेसिक बात होगी दैट देयर हैज टू बी रिमूवल ऑफ द सी पेप्टाइड जीन। जीन के लेवल पे जब आपके पास जीन आ गया, उसमें ए चेन के लिए कोड करने वाला हिस्सा है, बी चेन के लिए और बीच में सी पेप्टाइड के लिए, तो जो सी पेप्टाइड वाला है वो आपको काटना पड़ेगा, ठीक है जी। काट लेंगे जीन, फिर आप लीजिए एक प्लाज्मिड, फिर एक और प्लाज्मिड लीजिए, ए चेन को एक प्लाज्मिड में इंट्रोड्यूस कीजिए, बी चेन को एक और प्लाज्मिड में इंट्रोड्यूस कर दीजिए, ठीक है भाई, हम ये भी कर सकते हैं। चलो ये हमने कर लिया, देखिए आप। देन इंट्रोडक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड्स इनटू ई कोलाई, इस रीचे कोलाई बैक्टीरिया में रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड्स इंट्रोड्यूस कर दीजिए, इधर भी कर दिया, इधर भी कर दिया, वेरी गुड। ट्रांसफॉर्म हो गए, वो भी हमने पढ़ा था कि कैसे हम चेक करते हैं ट्रांसफॉर्मेंट्स बने हैं या नहीं बने। ट्रांसफॉर्म ई कोलाई, ट्रांसफॉर्म ई कोलाई, इसने बनाया ए चेन, इसने बनाया बी चेन, वेरी गुड। सी पेप्टाइड नहीं बना, गुड। ए चेन बी चेन को जोड़ना पड़ेगा, ए चेन और बी चेन जब जुड़ेंगे तब जाकर के फंक्शनल रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन बनेगा, ए चेन और बी चेन के बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होंगे, दिस इज योर फंक्शनल इंसुलिन, ठीक है। सो मैंने कहा था ना रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से इंसुलिन बनाने में भी समस्याएं आई हमें। सो ओवरऑल स्टेप्स देखते हैं क्या है हमारे रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन प्रोडक्शन के। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 है जीन आइडेंटिफिकेशन फॉर चेन ए एंड चेन बी, यस वी कैन आइडेंटिफाई दोस जीन्स। स्टेप नंबर 2, जीओआई, जीन ऑफ इंटरेस्ट, introduction in E. coli plasmids. Yes, we can do that. Step number 3, जो ट्रांसफॉर्मेंट्स बनेंगे वो A chain और B chain बनाएंगे. You have to separate A and B chain production and then you have to extract that. Separate करा है A chain और B chain का प्रोडक्शन अलग है and extract कर लिया हमने. अब आपको उन्हें जोड़ना है, combining A and B chains to form the human insulin. बायोटेक्नोलॉजी ने रेवोल्यूशन तो ला दिया भाई इसमें, लेकिन इसमें बहुत मेहनत, बहुत दिमाग लगा करके काम हुआ। क्या आप जानते हैं सन 1983 में अमेरिकन कंपनी नेम्ड एली लिली हेल्प्ड टू प्रोड्यूस वर्ल्ड्स फर्स्ट जेनेटिकली इंजीनियर्ड ह्यूमन इंसुलिन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एली लिली कब? 1983 में अमेरिकन कंपनी का नाम याद रखना है, हेल्प्ड टू प्रोड्यूस वर्ल्ड्स फर्स्ट जेनेटिकली इंजीनियर्ड ह्यूमन इंसुलिन, रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन कह दीजिए, दुनिया में सबसे पहले जो बना ह्यूमिलिन। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, राइट? ह्यूमिलिन ऐसी वाइल्स आपने शायद घर में भी देखी हो। डायबिटीज एक लाइफस्टाइल डिजीज बन चुका है, आपको हर घर में एक पेशेंट जरूर मिल जाता है डायबिटीज का, और अपने लाइफस्टाइल में बहुत बदलाव करने पड़ते हैं, खान-पान में बदलाव करने पड़ते हैं अगर हमें इस बीमारी से बचना है, ठीक है जी। नाउ द क्वेश्चन इज कि हम हमेशा सुनते हैं कि इंसुलिन का इंजेक्शन लेते हैं, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन पेशेंट को दिला लेते हैं, है ना, डोज मॉनिटर करनी होती है। हम इंसुलिन को खा क्यों नहीं जाते? व्हाई इंसुलिन कैन नॉट बी टेकन ओरली लाइक अदर मेडिकेशंस? कैन यू गेस? इंसुलिन कैप्सूल की फॉर्म में आया और खा लो, मुंह में रखा, पानी पिया, पेट में गया इंसुलिन, व्हाट इज द प्रॉब्लम? यस, देयर इज अ प्रॉब्लम। इंसुलिन इज अ प्रोटीन, और आप जानते हैं कि जब कोई प्रोटीन आपके स्टमक में स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचेगा
गया तो आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में उसे तोड़ दिया जाएगा। प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स, प्रोटीएसेस, स्टमक में पेप्सिन है, स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचा भाई वहां ट्रिप्सिन है, थाइमोट्रिप्सिन है, प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज है, इतने सारे प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स इंसुलिन के टुकड़े टुकड़े करके उसे तोड़ देंगे और वो अपना काम नहीं कर पाएगा। सो इंसुलिन विल बी डिग्रेडेड इन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। इंसुलिन डिग्रेडेशन इन द जीआई ट्रैक्ट, राइट? डाइजेस्टिव एंजाइम्स के एक्शन के कारण हमारा फंक्शनल इंसुलिन बेचारा टूट जाएगा। ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स इसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे, इंसुलिन की फ्रेगमेंट्स बन जाएंगी। सो इंसुलिन को ओरली नहीं लिया जा सकता। इज इट क्लियर जी? समझ आई बात? राइट? सो इंसुलिन प्रोडक्शन के बारे में हमने कितनी सारी गहन बातें जानी। जिक्र कर रहे थे कि बायोटेक्नोलॉजी ने किस प्रकार से रिवोल्यूशन ला दिया है एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, मेडिसिन के क्षेत्र में, है ना? इवन बहुत सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो है, डिजीजेस जो है, उनको भी हम कुछ हद तक ठीक कर पाए हैं, है ना? अच्छा, आपको जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में म्यूटेशन वर्ड याद है? म्यूटेशन क्या होता है? सडन चेंज इन द डीएनए। हमने कहा डीएनए में म्यूटेशन हो गया, पॉइंट म्यूटेशन, क्रोमोसोम म्यूटेशन, कई तरीके हैं। और वो जो म्यूटेटेड जीन बना है उसने या तो डिसफंक्शनल प्रोटीन बनाया या नॉन फंक्शनल प्रोटीन, जिसके कारण फंक्शन नहीं हो पाया, डिसऑर्डर हो गया, है ना? म्यूटेशन का कई तरीके आपने डिसऑर्डर्स का जिक्र करा है पहले भी। सिकल सेल एनीमिया, ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वेलिन एट पोजीशन 6 इन बीटा चेन। हेमोफीलिया, हेमोफीलिया ए, हेमोफीलिया बी, हेमोफीलिया सी, अलग अलग तरह के क्लॉटिंग फैक्टर्स मिसिंग होते हैं। हेमोफीलिया ए में क्लॉटिंग फैक्टर 8, हेमोफीलिया बी में क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 9, हेमोफीलिया सी में क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 11। सो ब्लड टेक्स लॉन्गर टाइम टू क्लॉट, रॉयल डिजीज भी कहते हैं हेमोफीलिया को, है ना? सिस्टिक फाइब्रोसिस आपने सुना, इतना थिक म्यूकस बनता है, पैनक्रियास की डक्ट ब्लॉक हो जाती है, राइट? कलर ब्लाइंडनेस, द पेशेंट इज अनेबल टू एप्रिशिएट सर्टेन पर्टिकुलर कलर्स। फिनाइलकेटोन्यूरिया पीकेयू, फिनाइलएलानिन हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम नहीं है, फिनाइलएलानिन का लेवल बढ़ता जाता है, उससे बहुत सारी मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस होती है। थैलेसीमिया, हेमोग्लोबिन चेन्स का सिंथेसिस नहीं हुआ। सो बहुत सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, इनके अलावा भी बहुत सारे। तो क्या हम इनका इलाज कर सकते हैं? गौर से सुनिएगा। इज इट पॉसिबल? How can we permanently cure genetic disorders by fixing these mutations? क्या हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी में ऐसी टेक्निक्स है कि डिफेक्टिव जीन को हटा के अच्छा जीन डाल दिया जाए और फंक्शनल प्रोडक्ट बनने लग जाए? क्या ये संभव? ये जानेंगे हम अपने अगले सेशन में। आज के लिए इतना। बड़ी सारी इंटरेस्टिंग चीजें हैं बायोटेक्नोलॉजी में आने वाली हैं और बहुत से बच्चों का तो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट बन जाएगा इस टॉपिक में, राइट? चलिए, मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर आपसे विदा लेता हूं, आपको नमस्कार कहता हूं और आपको ढेरों गुड विशेष देता हूं कि आप हंसते रहें,